आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा और स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। आज हम देखेंगे वो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। सेकंड फैक्टर जो हमारा अफेक्ट करेगा वो क्या होगा? वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड द थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर एंड द लास्ट फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर, द फैक्टर इज कैटलिस्ट। फिफ्थ फैक्टर क्या है बेटा अपना? कैटलिस्ट। ये 5 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं ये फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, के रिएक्टेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर भी आप लोग 3 चीजें पढ़ोगे। सबसे पहला आप बोलोगे स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की स्टेट कैसी है, मींस रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में है, और फिर इनमें से कौन सी स्टेट में रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो, हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट सॉलिड, रिएक्टेंट लिक्विड, रिएक्टेंट गैस। हमने 3 स्टेट ली है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप क्या खुद से सोच के बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑब्वियस है, गैस होगी। क्यों गैस होगी? आप चाहो तो उसको भी देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पर आपका सॉलिड है, देखो सॉलिड है, सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? एकदम पास पास हैं। क्या बोलो? हाँ या ना। लिक्विड में ये लिक्विड है, सारे मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं है, ज़्यादा गैप है मॉलिक्यूल्स में। लेकिन अब आ गई गैस। अब गैस में क्या है? मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा ही गैप है। अब खुद से आप एक बात सोचिए, जैसे ही सॉलिड रिएक्ट करेगा तो पहले उसके ऊपर के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, फिर अंदर के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। सेम लिक्विड में भी क्या होगा? पहले बाहर के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, भले सॉलिड से ज़्यादा रिएक्टिविटी है लिक्विड की, लेकिन गैस में क्या हो रहा है? गैस में हर एक मॉलिक्यूल इंडिविजुअली रिएक्ट कर सकता है क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है? दूर है। गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन सी स्टेट में होती है? गैसियस स्टेट, देन लिक्विड स्टेट, और सबसे कम रिएक्टिविटी किस में होती है? सॉलिड स्टेट में। अब अगर हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल फॉर्म का क्या मतलब है? फिजिकल फॉर्म का मतलब है आपका जो सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर फिजिकल फॉर्म में अगर आपका रिएक्टेंट पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में, तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होगा? पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। अब पाउडर फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में डिफरेंस है ना, पाउडर क्या होगा? फैल जाएगा, जबकि सॉलिड क्या है? फैलेगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, पाउडर फॉर्म में क्या हुआ? सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या देखा? स्टेट ऑफ रिएक्शन। देन सेकंड हमने देखा फिजिकल स्टेट, और अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों हमारा थर्ड फैक्टर, इसको ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। सी हम बात कर रहे हैं बच्चों केमिकल स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल स्टेट। देखो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना करो, ठीक है। जरा देखो, केमिकल स्टेट की जब भी मैं बात करूंगा तो जब भी केमिकल की बात हो रही है तो क्या हो रहा है? बॉन्ड आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? बॉन्ड आ रहे हैं। अब जरा मुझे ध्यान से बताओ, अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि रिएक्टिविटी क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए भाई। मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड आराम से नहीं टूट रहे हैं। अगर बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहे तो रिएक्शन भी
नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं केमिकल स्टेट की बात करूं तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखो, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, याद रखना। अब बात कर रहे हैं हमारा सेकंड फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो बहुत कॉमन सा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है, जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही क्या रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्ट कर पाएगा। दैट मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। बोलो होगा कि नहीं होगा ना। नाउ प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सी रिएक्शंस के लिए, जिनमें रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है। यानी ये वैलिड है किसके लिए, वैलिड प्रेशर फैक्टर जो है वैलिड फॉर रिएक्टेंट प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। प्रेशर बढ़ाने पर सिर्फ वही रिएक्टेंट जो है अपनी रिएक्शन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे जो गैसियस फॉर्म में होंगे। प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट पे पड़ेगा। सॉलिड और लिक्विड है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्टेंट। सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखना इस बात को, सिर्फ किस पे पड़ता है, गैसियस फॉर्म। और देखो अगर मैं गैसियस फॉर्म की बात करूं तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, यहां पर भी बढ़ जाता है। लेकिन किसके लिए वैलिड है, फॉर बच्चों, फॉर गैसियस स्टेट रिएक्टेंट, फॉर गैसियस स्टेट रिएक्टेंट के लिए वैलिड है। देखो 5 फैक्टर हैं। फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर। अब बच्चा जानता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन बढ़ गया, और कोलिजन बढ़ गया तो इसका मतलब इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, याद रखना। अच्छा एक चीज और, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, हर एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने पर रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डबल्स। ज्यादातर रिएक्शंस का रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। और इसकी रिलेशन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू म्यू और T2 माइनस T1 अपॉन 10। ये फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। अभी यहां से क्वेश्चन कराऊंगा, आफ्टर दैट कैटलिस्ट बताऊंगा। जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज म्यू, म्यू इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज म्यू। एंड ये जो हो रहा है ना रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है। यही टेम्परेचर कोफिशिएंट है। कैसे, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं। ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। और देखो यहां आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने आपको बोला कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसका रेट डबल हो रहा था एट A gives B, और रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो रहा था एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, है ना। और आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन is 30 degree Celsius and the final temperature of reaction is 80 degree Celsius. Calculate
द रेट ऑफ रिएक्शन एट 80 डिग्री सेल्सियस। आपको रेट ऑफ रिएक्शन किस टेम्परेचर पे निकालना है? 80 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो यार देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो रेट डबल हो रहा है, दैट मीन जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 2। अगर रेट 2.5 टाइम्स हो रहा होता तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती 2.5। अगर रेट 3 टाइम्स हो रहा होता तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती 3। इन बातों को याद रखना है। और अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपको रेट निकालना है 80 डिग्री सेल्सियस पर, और आपको रेट 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो कुछ नहीं दिया तो आप उसको R कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पर म्यू इज टेम्परेचर कोफिशिएंट और उसकी वैल्यू क्या है 2। और क्या है देखो T2 माइनस T1, 80 माइनस 30 अपॉन 10। नाउ रेट एट 80 डिग्री सेल्सियस अपॉन 30 डिग्री सेल्सियस पे आप रेट को R ले लो, और यहाँ पर 2, और 80 माइनस 30 इज 50 अपॉन 10। 0 से 0 कटा, 2 की पावर क्या आ गई? 5। तो इसका मतलब रेट एट 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 क्या होगा? 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 टाइम्स आ गई R। तो रिएक्शन का रेट कितने टाइम्स आ गया है? 32 टाइम्स आ गया है इनिशियल रेट से। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला हमें बहुत हेल्प करता है, तो आपको याद रखना है ना। नाउ द लास्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट। और जब भी हम कैटलिस्ट की बात करेंगे बच्चों तो हम दो तरह के कैटलिस्ट पढ़ते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट। तो चलिए कैटलिस्ट पढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैटलिस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कैटलिस्ट। बेटा देखो कैटलिस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिएक्शन में यहाँ पर दो तरह की एनर्जी पढ़ोगे। तो उन एनर्जी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक एनर्जी है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड द सेकंड वन इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब सबसे पहले आप इन दोनों एनर्जीज को पढ़ो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी होते क्या है। जरा देखो एक एग्जांपल से ले रहा हूं, आप ध्यान से एग्जांपल देखो। मेरा एग्जाम था 70 मार्क्स का, और जो इसमें 23 मार्क्स जो थे वो क्या थे? पासिंग मार्क्स थे। अब 23 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अब ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। 70 मार्क्स का पेपर है, 23 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। दैट मीन्स ये जो 23 मार्क्स है ना मेरे, इन्हीं को हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड मार्क्स। थ्रेशोल्ड मार्क्स जो एक डेफिनेट मार्क्स है, नंबर है, जिस पे आने पर मैं पास होऊंगा या जिससे ज्यादा आने पर मैं पास होऊंगा, उनको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड मार्क्स। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड मार्क्स। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? ये वो एनर्जी होगी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए रिएक्शन को कराने के लिए। तो थ्रेशोल्ड मार्क्स और थ्रेशोल्ड एनर्जी पता पड़ा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जहां से रिएक्शन होगी। नाउ बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो यार देखो पासिंग मार्क्स 23 थे। अब मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं 23 मार्क्स लाने के लिए, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। हो सकता है कि मेरी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है कि मेरे 23 मार्क्स ही आए। हो सकता है मैं इतना पढ़ रहा हूं कि मेरे 52-55 मार्क्स आ जाए।
अगर 50 to 55 मार्क्स आए तो इसका मतलब मैंने एक्टिवेशन एनर्जी क्या की, ज़्यादा लगाई, यानी खुद की एनर्जी, मेरी खुद की एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है ना वही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, कि रिएक्टेंट कितनी एनर्जी लगा रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम भी हो सकती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा भी हो सकती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी हो सकती है। कैसे? मेरे थ्रेशोल्ड मार्क्स थे 23, मैं 23 पे पास हो रहा था। अब मैं इतना भी पढ़ सकता हूं कि मेरे 23 से ज़्यादा आ जाए, इतना भी पढ़ सकता हूं कि मेरे 23 मार्क्स आए, और हो सकता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है तो मैं फेल हो गया, यानी मेरे 23 मार्क्स से कम आए। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ पहले, उसके बाद एक लाइन लिखनी है अपने को बस। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एनर्जी, क्या लिख रहे हैं, एनर्जी। यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या लिख रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। सेम यहाँ पे भी हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारी एक रिएक्शन है जो हो रही है लाइक दिस, एक रिएक्शन इस तरह से हो रही है। यहाँ पे भी हमारी एक रिएक्शन है जो हो रही है लाइक दिस। दोनों तरफ हमारी रिएक्शंस हो रही हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है ना। दोनों तरफ हमारी रिएक्शन क्या हो रही है। अब ये जो एनर्जी है बेटा ध्यान से देखो, ये जो एनर्जी है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिनोट कर दो ET से और एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट कर दो EA से। तो ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी रिएक्शन को ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना ही करना है अगर रिएक्शन करानी है तो। नाउ देखो, ये जो एनर्जी है जो मेरी स्टार्टिंग की एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए यूज हुई है वो है मेरी एक्टिवेशन एनर्जी। सेम यहाँ पर ये जो मेरी एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रिएक्शन ने एनर्जी लगाई है वो कौन सी एनर्जी है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, ये करेगा डिक्रीज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई, पहले पासिंग मार्क्स 23 थे, अब मैंने 15 कर दिए, बोलो ज़्यादा बच्चे पास होंगे कि नहीं, ज़्यादा बच्चे पास होंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा। सपोज दैट इसने थ्रेशोल्ड एनर्जी कर दी, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई, तो अब बताओ ज़्यादातर मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या, बोलो ज़्यादातर मॉलिक्यूल में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। पहले मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, पहले मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा था। अब जब पासिंग मार्क्स 23 से मेरे 15 हो गए तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं 15 नंबर पे पास हो सकता हूँ। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देता है। पहले पासिंग मार्क्स 23 थे 70 में से, अब मैंने 40 कर दिए 70 में से। बोलो 23 पे अगर 10 बच्चे पास हो रहे थे तो 40 मार्क्स पर अब 10 पास नहीं होंगे, क्योंकि कईयों के 23 भी होंगे, कईयों के 24 भी होंगे, कईयों के 30 भी होंगे, तो काफ़ी बच्चे फेल भी हो जाएंगे। इसका मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा रहा है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीजेस थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और हर एक मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी उतनी नहीं होगी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। इसका मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ा देगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। दैट मीन्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।